हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल में। आप सभी का स्वागत है। हम बहुत लगभग आगे बढ़ चुके हैं। मेन प्रोविजंस देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। हम प्रेसिडेंट कर रहे थे, तो हम इमरजेंसी पावर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था और वहीं पे उनकी सारे पावर एंड फंक्शंस का एंड हो जाता है। आज हम वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को देखेंगे। तो क्या होता है, कितने टाइप्स का वीटो होता है और इंडिया में प्रेसिडेंट को कितने टाइप्स का वीटो प्रोफेस करने का अधिकार है, वो सब हम जानेंगे। और फर्दर भी जो प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड वो भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी को पता है, अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम द एक्ट ओनली इफ, जब क्या होगा, प्रेसिडेंट उसमें मुहर लगाएगा, एसेंट देगा अपना, ठीक है, उसके सिग्नेचर होते हैं, सारे लॉज बन जाते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट के लिए, ठीक है। तो उसी में ही आगे सारे चीज़ें होती हैं कि उसके पास वीटो है कि नहीं है, ठीक है। तो कितने टाइप्स का वीटो होता है? मेनली 4 टाइप्स का बताया गया है। एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। क्या होते हैं? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि विद होल्डिंग ऑफ द एसेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या है कि कैन बी ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी। सस्पेंसिव विच कैन बी overridden by the legislature with an ordinary majority. Pocket veto, that is taking no action on the bill passed by the legislature. तो इन चारों में से ही इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, यानी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है, उनके पास 3 ही टाइप्स के वीटो हैं, यानी एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ठीक है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। थोड़ा सा जानते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। इट रिफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल पास बाय द पार्लियामेंट। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट। यूजली दिस वीटो इज एक्सरसाइज इन द फॉलोइंग 2 केसेस। कब होता है? विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब है द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। सेकेंड इसी का पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, ठीक है, आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल्स बट बिफोर द असेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव असेंट टू सच बिल्स। एक इसमें केस स्टडी है, क्या है कि इन 1954 में प्रेसिडेंट उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उन्होंने क्या किया था, विद हेल्ड हिज एसेंट टू द पेप्सू। इसका एक फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल। दिस बिल वॉज पास बाय व्हेन द प्रेसिडेंट रूल वॉज इन ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है। बट व्हेन द बिल वॉज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, द प्रेसिडेंट रूल वॉज रिवोक्ड। अगेन इन 1991, प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन withheld his assent to the salary allowances and pension of members of the parliament amendment bill. This bill was passed by the parliament on the last day before the dissolution of Lok Sabha without obtaining the previous recommendation of the president. Suspensive veto क्या होता है? This means that the president exercises this veto when he returns the bill for reconsideration of the parliament. However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendments and again presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent to the bill. यानी एक बार प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया है कि रिकन्सिडर करिए, और फिर भी अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो फिर ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि आपको असेंट देना ही होगा, यानी प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवररिडन बाय द रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी एंड नॉट अ हायर मेजोरिटी, ठीक है, एज रिक्वायर्ड इन यूएसए, ठीक है। आगे जानते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है। In this case, the president neither ratifies nor rejects nor returns the bill, but simply keeps the bill pending for indefinite period. ना वापस कर रहे हैं, ना उसको एसेंट दे रहे हैं, चुपचाप पॉकेट में रख लिया, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहा गया, ठीक है।
कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, इसी को इसीलिए कह दिया गया कि चुपचाप पॉकेट में रख लिया, इसी को पॉकेट वीटो। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो पावर as the constitution does not prescribe any time limit within which he has to take the decision with respect to the bill presented to him for his assent. यूएसए में क्या बात होती है वो जान लेते हैं थोड़ा सा। The president has to return the bill for reconsideration within 10 days. Hence it is remarked that the pocket of the Indian president is bigger than that of a American president, यानी वहाँ पे टाइम लिमिट दे दी गई है। In 1986, President Gyani Jail Singh exercised this pocket veto with respect to Indian Post Office Amendment Bill. This bill was passed by Rajiv Gandhi government, imposed restrictions on the freedom of press and जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दिए थे, एंड हैंस वॉज क्रिटली बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ था, ठीक है, क्रिटिसाइज्ड। आफ्टर 3 years in 1989, the next president, that is R. Venkataraman, sent the bill back for reconsideration, but the new National Front government decided to drop the bill. तो क्या जान लेते हैं? It should be noted here that president has no veto power in respect of the constitutional amendment bill, यानी constitutional amendment bill जो होता है मतलब उस पर उसको कोई भी इस तरह का वीटो पावर नहीं दिया गया है। तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी उसमें आपको यानी प्रेसिडेंट को असेंट देना ही होगा, ठीक है। ये जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट स्टेट जो लेजिस्लेचर बॉडी मतलब स्टेट में जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है यानी कि स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अगर कुछ बिल लेकर आती है तो उसमें भी अगर गवर्नर ने अपना एसेंट कुछ समय के लिए रोक लिया है, फर्दर प्रेसिडेंट को आगे बढ़ा दिया है, तो ये कहा जाता है कि आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुन लीजिए क्या कहा गया है। व्हेन अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज एसेंट, he has 4 alternatives under article 200 of the constitution. He may give his assent to the bill, he may withhold the assent, he may return the bill, he may reserve the bill for the consideration of the president. ये भी कर सकता है गवर्नर, ठीक है। When a bill is reserved by the governor for the consideration of the president, president has 3 alternatives under article 201, यानी 201 में क्या कह दिया गया है? He may give his assent to the bill, he may withhold, he may direct the governor to return the bill if it is not a money bill for the consideration of the state legislature, ठीक है। If the bill is passed again by the state legislature with or without amendments and presented again to the president for his assent, the president is not bound to give assent to the bill. It means that the state legislature cannot override the veto power of the president. Further, the constitution has not prescribed any time limit within which the president has to take action, ठीक है। The president can exercise veto, pocket veto in respect to स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई बिल लाती है उसके रिस्पेक्ट में भी पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 यानी 123 के अंतर्गत है। एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा है तो कोई बहुत ज़रूरी सिचुएशन बन गई है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लॉ बनाया जा सकता है, यही कहा गया है। These ordinances have the same force and effect as an act of parliament but are in the nature of temporary laws, यानी जब दोबारा संसद बैठेगी तो फिर यही ऑर्डिनेंस जो है कंप्लीट लॉ में बना दिया जाएगा, पूरा जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए लॉज ले आए जाएंगे। उसी ऑर्डिनेंस को जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने अपने इस राइट के तहत एक्सरसाइज करके ऑर्डिनेंस लॉ लेकर के आए हैं, प्रॉपरली
उसको ही बना दिया जाएगा। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इट हैज़ बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विद द अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर्स। ठीक है, निर्भया वाले केस में हुआ था। बट एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 4 लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है? ही कैन promulgate an ordinance only when both the houses of parliament are not in session or when either of the 2 houses of parliament is not in session. An ordinance can be issued only when एक ही हाउस, मतलब एक लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेस आपको पता है, तो इनके कभी कभी क्या है कि पार्लियामेंट सेशन ही नहीं है, छुट्टी चल रही है और एक अर्जेंट मैटर आ चुका है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लॉ ला सकते हैं। ठीक है, यही बात कही गई। और दूसरा पॉइंट क्या है? ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। ठीक है, एक केस है इसमें, इन कूपर केस 1970 का, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट president satisfaction can be questioned in court on ground of malafide। अगर malafide कोई इंटेंशंस के तहत कुछ हो रहा है तो क्वेश्चन किया ही जा सकता है। This means that the decision of the president to issue an ordinance can be questioned in a court on the ground that the president has prorogued one house or both the houses of the parliament deliberately with a view to promulgate an ordinance on a controversial subject so as to bypass the parliamentary decision and thereby circumventing the authority of the parliament। तो ये चीज़ है। 38th Constitutional Amendment Act of 1975 made the president's satisfaction final and conclusive beyond judicial review, but this provision was deleted by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978। Thus the president satisfaction is justiciable on the ground of malafide। ठीक है, पहले क्या कर दिया कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, फिर अगले में उसको बदल दिया अमेंडमेंट में कि अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, पार्लियामेंट ये समझता है कि हमारी पावर ले ली जा रही है, तो पार्लियामेंट उसे चेंज करके अमेंडमेंट ला करके उसको चेंज कर देता है। यही चलता रहता है, रिफ्ट चलती रहती है आपस में। ठीक है, आगे जानते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ को एक्सटेंसिव, यानी कि साथ साथ चलेंगे विद द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। This has 2 implication. An ordinance can be issued only on those subjects on which the parliament can make laws. An ordinance is subject to same constitutional limitation as an act of parliament. Hence, an ordinance cannot abridge or take away any of the fundamental rights। आपको पता है कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाया जा सकता है जो कि फंडामेंटल को ही समाप्त कर दे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे डायरेक्शंस हैं। केशवानंद भारती केस हमने देखा था, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो है ही, साथ साथ में आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को ही समाप्त कर दे। ठीक है, आगे जानते हैं। एवरी ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रिज्यूम। जब दोबारा सेशन होगा तब ये इसको रखा जाएगा प्रॉपरली। If the ordinance is approved by both the houses, it becomes an act। Act बन जाता है फिर। If the parliament takes no action at all, the ordinary period 6 months का होता है, उसके बाद वो समाप्ति की ओर चला जाता है। ठीक है, 6 weeks का है। कह रहे हैं कि if ordinance is approved by the houses, it becomes an act। If the parliament takes no action at all, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the parliament। Thus the ordinance may also cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks if both the houses of parliament pass resolutions disapproving। यानी कि 6 weeks तक तो इसका ड्यू पीरियड रहता है, लेकिन इससे पहले ही अगर संसद ने इसको समाप्त करने की मतलब की तरफ कह दिया है कि इसको नहीं मान रहे हैं, तो उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, डिसअप्रूव करता है तो। ठीक है, एंड इफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट स्टेट, द पीरियड ऑफ 6 weeks इज
calculated from the later of those dates. This means that the maximum life of an ordinance can be 6 months and 6 weeks. In case of non-approval by the parliament, 6 months being the maximum gap between the two sessions of the parliament. इसलिए 6 months का और 6 weeks का हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 2 सत्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 months का ही गैप हो सकता है, यानी साल में 2 बार संसद तो बैठनी ही बैठनी है। उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया है कि ऐसे तो 3 सेशंस उनके होते, बजट सेशन भी होता है, मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, इस तरह से उनका विंटर सेशन होता है, तो इस तरह से चलता है। ठीक है, आगे जानते हैं। An ordinance like any other legislation can be retrospective, that is it may come into force from a back date. ये भी बोल दिया गया है, बैक डेट से भी हो सकता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज भी ला सकते हैं। आगे जानते हैं। Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly that the mechanism of issuing an ordinance has been devised in order to enable the executive to deal with a situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in session. यही मैंने बताया, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, कोई अर्जेंट मैटर अराइज हो गया है, तो प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ ला सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं। उसकी वैधता टोटल 6 months 6 weeks होती है, क्योंकि मान लीजिए संसद बैठी ही नहीं उसके बीच में, तो वो ड्यूरेशन मीट करना ज़रूरी है। अगर आ जाती है तो 6 weeks के अंदर ही उनको वो लॉ बनाना होता है। अगर वो डिसअप्रूव कर देते हैं तो फिर ये समाप्त हो जाता है, फिर ये लॉ नहीं बनेगा अगर संसद अप्रूव नहीं करती है तो। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में उनको पावर दी गई, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ बाय कोर्ट मार्शल, यानी मिलिट्री लॉ के मिलिट्री कोर्ट के द्वारा अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो भी वो उनको पार्डन और ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें, रिस्पाइट, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्राइव, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ है तो भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव इसका जान लेते हैं, क्यों ऐसा पावर प्रेसिडेंट को मिली हुई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज़ टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर। अगर मान लीजिए कोई जुडिशियल एरर हो गया है, प्रेसिडेंट ये कंसीडर करते हैं कि जस्टिस नहीं हो पाया है ठीक से, तो वो अपनी इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एंड अनडूली हार्श। अगर कोई ये समझते हैं प्रेसिडेंट की बहुत ही हार्श पनिशमेंट दे दिया गया है और उसको कम करने की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट ये भी कर सकते हैं। तो ये जो पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, ये जो 5 प्रकार का है, इसको जान लेते हैं। पार्डन का मतलब होता है इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि पूरा ही पूरा सेंटेंस माफ़ कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको पार्डन बोलते हैं। कम्यूटेशन क्या है? इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक पनिशमेंट दिया गया, मान लीजिए दिया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसका सब्स्टिट्यूट मान लीजिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं, तो ये कम्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, या डेथ सेंटेंस है तो उसको कम्यूट कर देते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। ठीक है, रिमिशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर वही रहेगा। मान लीजिए 7 साल की सज़ा है तो उसको कम कर दी गई, 4 साल कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया, इसको रिमिशन बोलते हैं। रिस्पाइट क्या है? It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact such as physical disability or of a convict or the pregnancy of a woman offender. Respite क्या है कि उस punishment को कम कर दिया गया, यानी कोई फीमेल ऑफेंडर है तो उनकी प्रेगनेंसी का इशू है तो उस वजह से भी कर दिया जाता है। कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो हो जाता है। रिप्राइव का मतलब होता है, नेक्स्ट जानते हैं, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली डेट ऑफ अ डेथ, यानी कोई डेथ पेनल्टी दे दी गई है कोर्ट्स के द्वारा तो उसको कुछ समय के लिए स्टे कर देते हैं। कौन कर देते हैं?
प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, और जानते हैं नेक्स्ट क्या है। पार्डनिंग जो पावर ऑफ जो गवर्नर है वो आर्टिकल 161 में कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, लेकिन जो गवर्नर की पावर है वो प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में लेस है। वो डेथ सेंटेंस को नहीं छू सकते हैं, मतलब उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और स्पेशली मिलिट्री जो कोर्ट मार्शल जो होता है उसको भी गवर्नर नहीं कर, उसको प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो जान लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के, मतलब प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर और गवर्नर का। तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल वाइल गवर्नर कैन नॉट, वही मैंने बताया। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट। इवन द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब सेंटेंस, द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट विद द गवर्नर। ठीक है, हाउएवर द गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट। ठीक है, और क्या बता रहे हैं कि कम्यूट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बोथ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट हैव कंकरेंट पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, लेकिन पूरी तरीके से माफ़ नहीं करते हैं गवर्नर, वो प्रेसिडेंट को ही पावर दी गई है। ठीक है, आगे जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशनिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्सिक्वेंटली द प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेड ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नहीं सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस, यानी कि उनको कोई भी पावर का एक्सरसाइज करना है तो कैबिनेट से सलाह मशवरा करना होगा। उसमें भी कैबिनेट को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे सलाह मशवरा सारे डिसीजन जो भी होते हैं। इवन ये जो पार्डनिंग वाला है वो भी होम मिनिस्ट्री और ये सब उसमें सारी चीज़ें होती हैं, उनका काम है केवल एज यूज़ होते हैं एज अ रबर स्टैम्प, मतलब समझ ही रहे हैं आप क्या है सिचुएशन इंडिया में। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट पर्टिकुलर विद रेफरेंस टू दिस मेड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 53, 74 एंड 75। क्या है इसमें जानते हैं थोड़ा सा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जितनी भी पावर्स उनको दी गई हैं सलाह मशवरा वो लेंगे कैबिनेट से, स्पेशल कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उनका सलाह मशवरा होगा, यह आर्टिकल 53 बोलता है। और आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, यानी कि शैल का वर्ड यूज़ हुआ है, वर्ड शैल यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि बाध्यता है कि प्रेसिडेंट को उनकी एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी, यानी प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे वो उनको मानना पड़ता है। तो 75 में पता ही है आपको, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। दिस प्रोविजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। 42nd अमेंडमेंट क्या कहता है कि इनेक्टेड बाय द इंदिरा गांधी मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस आइदर जनरली और अदरवाइज। उन्होंने थोड़ा सा पलट दिया था, मतलब कोई एडवाइस दी है तो रिकंसिडरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं। अगर फिर से वही वो एडवाइस करते हैं तब तो मानना ही होगा प्रेसिडेंट को, ये बात कही गई थी। हाउएवर ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, वही मैंने बताया जो वही बात कही गई है। In other words, the president may return a matter once for reconsideration of his ministers, but the reconsidered advice shall be binding. थोड़ा सा चेंज कर दिया था, एक बार भेज दिया कि रिकंसिडर करिए, प्रेसिडेंट ने भेजा, कोई भी एडवाइस दी गई किसी भी मैटर से रिलेटेड, लेकिन अगर वही एडवाइस फिर से आ गई तो फिर मानना ही होगा, ये बोल दिया। इन अक्टूबर 1997 द कैबिनेट रिकमेंडेड प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, KR नारायण उस समय प्रेसिडेंट थे। टू वो कहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना था, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल
356 के तहत लगता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगना था। द प्रेसिडेंट रिटर्न द मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द कैबिनेट विच देन डिसाइडेड डू नॉट मूव अहेड। ठीक है, तब क्या हुआ था, बीजेपी की जो गवर्नमेंट उस समय थी तो उनकी गवर्नमेंट गिरने से बच गई थी। ये एक मैटर, ठीक है, एक स्टडी है। अगेन एक जानते हैं, अगेन इन सितंबर 1998 द प्रेसिडेंट के.आर. नारायण हो गए थे। इट रिटर्न अ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट दैट सॉट द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन बिहार, लेकिन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स द कैबिनेट री एडवाइज द सेम, यही कहा कि लगना चाहिए प्रेसिडेंट रूल। तो इट वॉज ओनली देन दैट द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज इन बिहार इन February 1999। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, द प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बट हैज़ सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब स्थिति परक विवेक का अधिकार, उनको 100 विवेक का अधिकार दिया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन दैट इज़ विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर अंडर द फॉलो। कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें उसको विशेष कुछ पावर्स हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, कुछ 3 सिचुएशंस हैं, वो जान लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो कब, तो यही बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा और व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर। ठीक है, इस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी को भी इन्विटेशन भेज सकते हैं कि आप अपना बहुमत पेश करिए और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को होल्ड करिए। ठीक है, डिसमिशल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसमिशल कर सकते हैं जब पटल पर, सदन के पटल पर कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तब वो कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। लोकसभा को भंग कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना बहुमत खो दिया हो तब। ठीक है, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जान लीजिए, किस आर्टिकल के तहत क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लेते हैं। 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 55 मैनर और ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस यानी कितने समय के लिए, 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन प्रेसिडेंट का ही, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट 58 आर्टिकल, 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, 60 इज ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, 65 is vice president to act as president or to discharge his functions। फिर उसके बाद 65 में आते हैं, ये 65 आर्टिकल है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह ले लेते हैं, मान लीजिए कोई डेथ हो गई और कुछ भी मैटर है, वो इल है, कोई सिकनेस है, तब जब प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट काम करते हैं तो वो चीज़ क्या है, 65 के अंतर्गत बताई गई है आर्टिकल। 71 में क्या है, मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। 72 जानते ही हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, रिस्पाइट, रिम्यूट, कम्यूट, सस्पेंड इन सर्टेन केसेस, सेंटेंसेस को करते हैं। 74 जानते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 74 है। 75 अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट, टर्म, सैलरीज एक्सेट्रा। 76 इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 conduct of business of government of India। 78 duties of prime minister in respect to furnishing of information to the president। 85 is about sessions of parliament, prorogation and dissolution, ये हम बाद में जानेंगे। 123 power of president to promulgate ordinances, बताया ही। 111 यानी कि 111 assent to bills by the parliament, pass by the parliament, वो करते हैं। ठीक है, और 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आज के लिए इतना करते, काफ़ी लंबा लेक्चर सेशन हो गया है क्योंकि ये कंप्लीट करना था। ठीक है, आई होप आपने मेन चीज़ें जान ली होंगी प्रेसिडेंट के बारे में। फर्दर अगर इसके
के बारे में और जानना चाहते हैं तो बुक्स अवेलेबल हैं, बुक से पढ़िए, कंसल्ट करिए और अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करिए स्टडीज़ को।